अस्सलाम वालेकुम। अच्छा एस्पिरेंट, आज हम अपना इंग्लिश ग्रामर का जो नया चैप्टर करने जा रहे हैं वो है कंजंक्शन पे। और मैंने ये चीज़ पहले भी बताई थी कि जो छोटे होंगे चैप्टर्स ग्रामर, जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे हैं वो हम पहले कर लेंगे, ताकि जो हमारे जो इसमें टॉपिक्स हैं जैसे नाउन्स हैं, प्रोनाउंस हैं या एडजेक्टिव्स हैं, एडवर्ब्स हैं, उस पे जो ना वो फिर हम बाद में इजीली फोकस कर पाएंगे, क्योंकि ये छोटे होते हैं। कंजक्शंस हो गया, आर्टिकल्स हो गया, आपके इंटरजेक्शंस हो गए। तो इसलिए अब वर्ब का जो चैप्टर हमने कंप्लीट किया था वो आपको पता है 7-8 पार्ट्स में हुआ था। तो ये कंजंक्शंस है, बहुत इजी चैप्टर है ये भी। इंशाल्लाह करने में आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये कितना इजी है। और सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि जो हमारे न्यू लोग हैं, देखने वाले न्यू व्यूअर्स हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। साथ में काम हमारा देख लें। आप वीडियोस को खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा, लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है। तो बहुत आसान चैप्टर है। पहले छोटा सा बेसिक मैं आपको बता देता हूँ। कंजंक्शन जो है दो फिक्रों से मिलकर बना होता है। इसमें एक होता है ये कॉन, CON कॉन, ठीक है। और दूसरा जिसका मतलब होता है टुगेदर, ठीक है, टुगेदर। तो दूसरा होता है जंक्शन, जंक्शन कहते हैं मिलाने को, टू ज्वाइन, ठीक है। यानी कॉन जंक्शन ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना होता है। कॉन का मतलब होता है टुगेदर और जो जंक्शन होता है इसका मतलब होता है टू ज्वाइन। तो ये एक ऐसा फ़िक्रा होता है जो एक साथ दो फ़िक्रों या जुमलों को जोड़े, यानी दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को जो आपस में जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, कंजंक्शन, क्योंकि ये ज्वाइन कर रहा होता है। कन टुगेदर जंक्शन टू ज्वाइन, यानी दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाने वाला, दो क्लॉजेस को भी आपस में मिलाने वाला आप कह सकते हैं। तो इजीली ये कुछ होते हैं, एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, ठीक है। ये एंड और बट, बिकॉज, सिंस, एट्सेट्रा कुछ इस तरह से होते हैं। तो यहाँ पे भी आप ये लगा देखें तो आपने समझ जाना कि ये क्या है, कंजंक्शंस हैं जो दो फिक्रों को, ये दो क्लॉजेस को आपस में मिला रहे हैं। हमने जो पहला लेक्चर अपने इस सीरीज़ का पढ़ा था वो फ्रेज़ वर्सेस क्लॉज पे पढ़ा था। तो उसमें हमने जाना था कि फ्रेज़ क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, ठीक है। तो जो पूरा सेंटेंस बने, जो पूरा मीनिंग दे, वो क्या होती है, क्लॉज होती है। और जो सेंटेंस ना बने, अधूरा मीनिंग हो उसमें, वो क्या होती है, फ्रेज़ होता है, ठीक है। अच्छा, जैसे कि वर्क हार्ड, जैसे ये है, ठीक है। वर्क हार्ड एक क्लॉज है एंड यू विल सक्सीड इन लाइफ दूसरी क्लॉज है। अब इन दोनों को जो मिला रहा है वो क्या मिला रहा है, एंड मिला रहा है। एंड इधर जो ना वो कंजंक्शन है। इसी तरह ही अली एंड साकिब और फ्रेंड्स, यानी अली और साकिब जो है ना वो दोस्त हैं। तो इनको जो मिला रहा है वो एंड मिला रहा है। एंड जो है वो क्या, इधर कंजंक्शन है। अली और साकिब को जो बात इनकी बताने वाली है वो किसको, किसके ज़रिए पूरी हो रही है, एंड के ज़रिए पूरी हो रही है। एंड जो है वो कंजंक्शन है। अगर आप इसकी जगह पे कोई और फिक्रा भी बनाएं तो उधर अगर आप और लगा रहे हैं तो वो भी कंजंक्शन बन जाएगी। बट लगा रहे हैं वो भी कंजंक्शन, बिकॉज, सिंस, ये सब कुछ कंजंक्शन में आता है, ठीक है। तो ये बहुत आसान चैप्टर होता है। इसमें आपको ज़्यादा तफसीली कॉन्सेप्ट नहीं समझने होते, बस आपको ये जानना होता है कि कौन से वर्ड के साथ कौन सा कंजंक्शन जो ना वो आएगा। बहुत सिंपल है, सिंपल है बहुत, ठीक है। कि आपको सिर्फ ये समझना है कि, या ये जानना है कि कौन से वर्ड के साथ कौन सा कंजंक्शन आएगा। तो एक एक करके मैं आपको बहुत सारे वर्ड सिखा रहा हूँ कि जिसके साथ कौन कौन सी कंजंक्शन जो है ना वो आनी है, यानी कौन कौन से वर्ड्स हों तो उसके साथ कौन कौन सी कंजंक्शंस आनी है, जो कि अमूमन जो है वो हम अपने कंपेटिटिव एग्ज़ामिनेशंस में भी या अपनी एकेडमिक राइटिंग्स में भी उसकी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। या हमें, अगर हम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उधर जो हमारा कंपेटिटिव पोर्शन होता है इंग्लिश का, जो ग्रामर बेस्ड ही होता है, उधर भी हमें इसी तरह की कुछ कन्फ्यूजन्स दी गई होती हैं जिसको हमने पढ़ा नहीं होता, क्योंकि कोई पढ़ाया ही नहीं होता किसी ने, तो वो उस वजह से फिर हम उधर गलत कर आते हैं, ठीक है। तो वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिएगा, मैं ये चीज़ हमेशा कहता हूँ, क्योंकि अगर आप आधी अधूरी करके स्किप करोगे तो बहुत सी चीज़ें जो ना वो आप मिस कर दोगे। बाद में आप फिर कमेंट में करते हो या आप अलग से मैसेज करते हो कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आई। तो इसलिए उसकी जगह पे ज़रूरी है कि आप पहले वीडियो को अच्छे से देख लो, ठीक है। फिर अगर कहीं समझ नहीं आती तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे अप्रोच कर सकते हो, जिसका जो नंबर है वो आपको आपकी स्क्रीन पे भी नज़र आ जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो ये पहले जो इसका कंसेप्ट है,
ठीक है। सबसे पहला जो है वो उसमें देखते हैं, ये है ऑल दो या दो, पहला है ऑल दो या दो। और यहाँ पे जो है ना वो अगर ऑल दो या दो आया हो तो यहाँ पे येट लगेगा बट नहीं लगेगा, ठीक है। ऑल दो लगेगा या दो, ऑल दो आया हो या दो से फिगर शुरू हुआ हो तो वहाँ पे कंजंक्शन जो उनकी यूज़ होगी वो येट से हो, येट वाली जो है ना वो ठीक होगी, बट वाली जो है ना वो क्या होगी, गलत होगी। अब मैं इसको समझाता हूँ आपको। ये बट येट का मतलब होता है हालांकि, ठीक है। तो इसके साथ जो कंजंक्शन हम यूज़ करेंगे वो येट करेंगे, बट नहीं करेंगे। हालांकि किसी एग्ज़ाम में जो आए तो वो बट लिख कर देता है, यानी अगर किसी एग्ज़ाम में कोई बात आई हो ना तो वो बट लिख कर देगा, जो सुनने में तो अच्छा लगेगा लेकिन एक्चुअली होता नहीं है ऐसा। सिंपल वर्जन मैंने आपको बात बताई है। अगर वो कोई आपको कंपेटिटिव एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो या आप एकेडमिक राइटिंग अपनी इम्प्रूव करने की भी कोशिश कर रहे हो तो आपको इस तरह के जो फ़िक्रात शुरू होंगे आल दो से या दो से, उधर आपको बट जो है ना वो सुनने में बहुत अच्छा लगेगा कि यहाँ पे बट लगना चाहिए, लेकिन बट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे यट लगेगा, बट गलत लगेगा, ठीक है। तो यट का मतलब होता है ऐसा हो जाने पर भी, ठीक है। यट का मतलब होता है ऐसा हो जाने पर भी। और जो ऑल दो या दो है इसका मतलब होता है हालांकि। दोनों एक तरह का मीनिंग देते हैं, ऑल दो लगाओ लगाओ या दो लगाओ। बाज़ को आत इससे लोग दा बोलते हैं, कुछ दो बोलते हैं, दोनों तरह से ही ठीक है, इसमें इतना ज़्यादा कोई इबाम नहीं है, ठीक है। तो मैं अगर आपको एग्जांपल के साथ समझाऊँ तो जैसे ये देखें, ऑल दो या दो शी इज़ वेल ऑफ, वेल ऑफ का मतलब होता है अमीर होना, ठीक है, साहिब हैसियत होना। येट शी इज़ ग्रीडी, हालांकि वो काफ़ी अमीर है या काफ़ी साहिब हैसियत है, येट लेकिन फिर भी, येट लेकिन फिर भी शी इज़ ग्रीडी, वो बहुत लालची है, वो लालची है, ठीक है। तो अब अगर आप इसको थोड़ा सा इस तुलना में देखें कि अगर यहाँ पे येट जो है ना वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है कि पता नहीं येट लगना है कि नहीं लगना, लेकिन अगर आप ऑल दो या दो की जगह पे शी इज़ वेल ऑफ बट शी इज़ ग्रीडी, अगर आप बट लगाओगे तो बट जो है ना वो सुनने में तो ठीक लगेगा लेकिन बट जो है ना वो होगा नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा, यट लगेगा, ठीक है। तो ये हमने जाना कि ऑल दो या दो हो तो वहाँ पे आपकी जो बात अगली उसने कंप्लीट करनी है, उधर जो कंजंक्शन यूज़ होगी वो यट की होगी, बट की नहीं होगी, ठीक है। तो वेल ऑफ मैंने आपको बता दिया कि अमीर को कह लें, साहिब हैसियत को कह लें, लेकिन वो लालची है तो सुनने में बट ठीक लगेगा, लेकिन ग्रामर ये कहती है कि यहाँ पर यट आएगा, बट नहीं आएगा। यहाँ तक क्लियर है। अगली एग्जांपल देखें, ऑल दो या दो ही वर्कड हार्ड, अगरचे उसने बहुत मेहनत की या सख्त मेहनत की, येट ही डिडंट सक्सीड, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ, हो सका नहीं, हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो बट आपको अगर आप इधर लगाएंगे ना तो बट जो है ना वो आपको थोड़ा सा कहेगा कि नहीं यार मैं ठीक लग रहा हूँ, लेकिन बट यहाँ पे नहीं होगा, इसमें भी आपका येट ही लगेगा। ऑल दो या दो ही वर्कड हार्ड येट ही डिडंट सक्सीड, ही डिड नॉट सक्सीड। तो क्योंकि ये हमने कुलिया पढ़ लिया है कि यहाँ पे ये लगा होगा, वहाँ पे जो है वो ये आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है ऑल दो आई एम नॉट सो रिच एज यू आर, बट अब देखिए यहाँ पे बट लगा दिया उन्होंने, ठीक है। आई हैव द एबिलिटी टू डोनेट मोर मनी दैन यू कैन, यानी जितनी तुम मनी डोनेट कर सकते हो, अगरचे मैं इतना अमीर नहीं हूँ तुम्हारी तरह, लेकिन फिर भी मैं इतनी काबिलियत रखता हूँ कि मैं आपसे ज़्यादा मनी डोनेट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो मैंने एरर वाली बात की है, यहाँ पे बट नहीं लगेगा। हमने क्या जाना है कि यहाँ पे ऑल दो या दो आए तो वहाँ पर जो है ना वो आपकी कंजंक्शन, अब देखो ऑल दो आई एम नॉट सो रिच एज यू आर, यहाँ तक एक बात है, बट के बाद अगली दूसरी बात शुरू हो रही है, आई हैव द एबिलिटी टू डोनेट मोर मनी दैन यू कैन, ऐसे ही है। तो इन दोनों क्लॉजेस को जो मिला रहा है वो कौन मिला रहा है, बट, हालांकि बट इधर नहीं आना चाहिए क्योंकि बात ऑल दो से शुरू हो रही है, अगर यहाँ पे ऑल दो ना होता, दो भी होता, फिर भी यहाँ पे जो है ना वो येट ही लगना था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसी तरह ही नेक्स्ट वाली में देखो, ऑल दो ही हैज़ टू बिग आइज़, आगे लिखा हुआ है बट, ठीक है। ऑल दो यानी अगरचे उसके पास दो बड़ी आंखें हैं, लेकिन ही कैन नॉट सी दीज टाइप्स ऑफ बिगर थिंग्स इवन इन द लाइट ऑफ द डे, यानी दिन की रोशनी में भी वो इतनी बड़ी चीज़ें नहीं देख सकता। तो अब यहाँ पे हमने ये चीज़ सीखी है, यहाँ पे भी ऑल दो आपने लगा देखना है, उसके आगे अगर कंजंक्शन बट की लगी हुई है तो वो गलत है, आपने वहाँ पे उसको काट के यट लगा देना है, ठीक है। अब ये वाली नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो देखें ज़रा, ये वाली दो तो आपने समझ ली हैं, ठीक है। और ये नेक्स्ट वाली जो ना ये देखें,
ये नेक्स्ट वाले में देखें, ऑल दो ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट। आगे देखें अंडरलाइन किया हुआ है, नो बडी ब्लेम्ड हिम। ठीक है, अगर यहाँ पे शी है तो फिर हार आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे दे है तो फिर यहाँ पे वार होगा, इधर देम हो जाएगा, तो वो हमें मसला नहीं है। हमें हमने ये चीज़ समझनी है कि ऑल दो के साथ हमने जो चीज़ पढ़ी है कि ऑल दो हो या दो हो, तो यहाँ पे जब कंजंक्शन वाली चीज़ आएगी तो वो कंजंक्शन वाली चीज़ कैसे हमने पहचान करनी है कि यहाँ पे येट आएगा या बट आएगा। तो अब ये देखें, अब यहाँ पे जो कंसेप्ट समझाने लगा हूँ ना, वो ज़रा गौर से समझना है आपने। यहाँ पे देखें, ऑल दो ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट, फॉर द एक्सीडेंट के बाद आगे देखें कॉमा लगा हुआ है, और उसके बाद कोई भी आगे वर्ड नहीं है जो कंजंक्शन को शो करता है, बट येट मतलब कोई भी नहीं है। आगे लिखा है नो बडी ब्लेम्ड हिम। चार ऑप्शन मैं देता हूँ आपको, आपने मुझे बताना है कि इन चारों में से कौन सा ठीक है। येट नो बडी ब्लेम्ड हिम, या स्टिल नो बडी ब्लेम्ड हिम, या नेवरथलेस नो बडी ब्लेम्ड हिम, या इसमें कोई भी एरर नहीं है। अब ये आपने मुझे बताना है। इसको देख के आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकती है। ठीक है, अब इसको दूसरे एग्ज़ाम तरीके से ना पहचानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ कर दूं कि एग्ज़ाम में या लिखने में, मतलब हमारी जो रिटन इंग्लिश होती है उसमें हम गलती कहाँ पे करते हैं। इस वाले जो फ़िक्रात होते हैं ना, ये वाले जो फ़िक्रात हैं, सेंटेंसेस है, ऑल दो ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट नो बडी ब्लेम्ड हिम। तो इसमें अब बच्चे सोचते हैं कि सर ने तो हमें बताया था कि यहाँ पे ऑल दो या दो हो, वहाँ पे आपने बट लगाना है, येट नहीं लगाना, सॉरी येट लगाना है, बट नहीं लगाना। ऐसे ही पढ़ा था ना हमने। यही वाले दो फ़िक्रात थे ऊपर जो हमने करेक्ट किए थे कि यहाँ पे बट लगा हुआ है, लेकिन बट पढ़ने में, देखने में या इवन के सुनने में भी बेटर लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन ग्रामेटिकली तौर पे यहाँ पे ऑल दो या दो से फ़िक्रा शुरू हुआ हो, वहाँ पे हमारी जो कंजंक्शन होगी वो बट नहीं होगी बल्कि येट होगी। ऐसे ही पढ़ा है हमने। तो अब यही चीज़ वो इधर देखते हैं कि यहाँ पे येट नो बडी ब्लेम्ड हिम लिखा, तो वो येट को क्लिक कर देंगे। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी या करती है, या जो गलती करते हैं हम लिखने में या अपना सेंटेंस बनाने में, या इवन के हमारी जो बोल चाल है उसमें भी, वो यही होता है कि हम यहाँ पे येट फिर भी लगा देते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे जो चीज़ जो कन्फ्यूज़न वाली है, जो दूर करवाने वाला हूँ, वो ये है कि जो आप सोचेंगे भी, ठीक है, कि ऑल दो या दो जब आता है तो वहाँ येट ही आता है, तो वो येट वाला ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ये वाला। ठीक है, लेकिन आना तो येट ही चाहिए। मगर एक चीज़ है जो अब मैं बताने लगा हूँ, अगर ऑल दो, ठीक है, ये ऑल दो या दो, इसके साथ हम येट के अलावा ये कॉमा भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखो कॉमा लगा हुआ है, ठीक है, ये कॉमा भी यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कॉमा भी जो है ना, वही वाली साउंड देगा, वही वाली एक सेंस देगा जो येट ने देनी है। जो यहाँ पे येट देगा ना, ठीक है, वही साउंड जो है ना, या वही वाला एक कॉन्सेप्ट वो कॉमा दे रहा होगा यहाँ पे, ये वाला कॉमा है। ठीक है, तो हम येट के अलावा कॉमा भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और भी है जो ध्यान में रखनी है, वो ये है कि या तो हम कॉमा इस्तेमाल करेंगे या येट करेंगे, एक फ़िक्रे में दोनों चीज़ें नहीं करेंगे। यानी ये देखें ना, ऑल दो ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट, आगे कॉमा लगा दिया मैंने, उसके बाद मैं लिखूँ कि येट नो बडी ब्लेम्ड हिम, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हालांकि हमें पता है कि ऑल दो या दो के बाद जो प्रपोजिशन, सॉरी वो कंजंक्शन लगनी है वो येट ही लगनी है, तो यहाँ पे हम येट ही लगाएंगे। एग्ज़ामिनेशन में आप देखोगे या आपके सामने कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम आ गया, प्रिपरेशन आपने की हुई है, आपको ये कंसेप्ट नहीं पता, वो आपको ऐसे दे देगा तो आप येट लगा दोगे, जो कि गलत हो जाएगा। तो अगर ऐसा कोई हो, ऑल दो ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट, आगे कॉमा है, आगे नो बडी ब्लेम्ड हिम, जो भी बात हो, उधर आपने येट नहीं लगाना, क्योंकि वो कॉमा जो है वो येट वाली ही आवाज़ या येट वाला ही कॉन्सेप्ट दे रहा होगा। तो ये इसमें कोई भी मिस्टेक, कोई भी एरर जो है ना वो नहीं है। अब कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ऑल दो या दो के साथ हम येट के अलावा कॉमा भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने कॉमा यूज़ किया हुआ है, फिर या तो हम कॉमा ही इस्तेमाल करेंगे या येट करेंगे, दोनों एक साथ यूज़ नहीं कर सकते। तो अब जो चार नीचे ऑप्शंस हैं ये वाले, इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, नो एरर वाला, कि इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो समझाना ये है कि अगर लिखी हुई स्टेटमेंट ठीक है और बज़ाहिर कोई और भी सही स्टेटमेंट क्यों ना दी गई हो, तो आपने उसको नो एरर ही लगाना है।
अब देखो ना, ये वाली जो स्टेटमेंट थी ये भी ठीक है, ये वाली जो ऑल दो ही वाज रिस्पॉन्सिबल वाली है, लेकिन ये वाली भी ठीक है, नो बडी येट नो बडी ब्लेम्ड हिम, ये भी ठीक है ना। तो अगर बज़ाहिर कोई एक स्टेटमेंट ठीक है और उसी की ही कोई ऑप्शन ऐसी स्टेटमेंट दी गई हो जो वो भी दिखने में ठीक हो रही हो, तो आपने उसको नो एरर ही लगाना है, क्योंकि अब आपको ये कंसेप्ट भी पता चल गया, ये कॉमा वाला भी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, हलवा है बिल्कुल सारा, समझ आएगी इंशाल्लाह। कंजंक्शन में नकब का बहुत इजी करके और एग्जांपल्स के साथ समझाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि ये ना हो कि जस्ट एक थ्योरी पढ़ी हो कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है, जल बल्कि मेरी जो अप्रोच होती है, जो मैंने अपने टीचर से सीखी, अपने गुरु से सीखी है, वो ये होती है कि वो एग्ज़ाम्पल पहले रखते हैं, वो प्रॉब्लम पहले रखते हैं, सोल्यूशन बाद में करते हैं। ठीक है, मोस्टली क्या होता है, जो ग्रामेटिशियंस होते हैं या एकेडमिशियंस होते हैं, जो ये ग्रामर खास तौर से पढ़ा रहे होते हैं, वो पहले सोल्यूशन रखते हैं, बाद में प्रॉब्लम दिखाते हैं। मैं पहले प्रॉब्लम दिखाता हूँ, फिर सोल्यूशन दिखाता हूँ। तो प्रॉब्लम एग्जांपल के साथ ये समझ आती है कि इसमें क्या एरर है, इसमें क्या नहीं। आपने मेरी वर्ब वाली क्लास देखी होगी। ठीक है, तो आगे इंशाल्लाह जो बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो हों, टेंसेस हों, या जो भी हमारी होगी, ठीक है, जो सीखने वाली है ख़ास तौर से, उसमें ऐसे ही एग्जांपल्स के साथ ही जो ना वो इंशाल्लाह हम सीखेंगे। चलें आगे बढ़ते हैं, आगे है नेक्स्ट टाइप। तो इसमें अब आपके सामने दो नए अल्फाज आपके सामने हैं। पहला है सुपोजिंग, ठीक है, और दूसरा है इफ़। वैसे ही है ये वाला भी कॉन्सेप्ट जैसे हमने पीछे वाला पढ़ा है, ऑल दो या दो वाला। ठीक है, बोथ कैन नॉट बी यूज टुगेदर। अब ये भी कंजंक्शंस हैं, ठीक है, सुपोजिंग भी और इफ़ भी। तो या तो आप सुपोजिंग यूज़ करेंगे, ठीक है, या आप इफ़ यूज़ करेंगे। एक ही फिक्रे में दोनों आप यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? ये दोनों एक जैसा सेंस देते हैं, इसलिए आप या तो इफ़ करोगे या सुपोज करोगे। अब एग्जांपल पे आ जाओ, प्रॉब्लम पे आ जाओ। प्रॉब्लम है सुपोजिंग इफ़ अ नंबर ऑफ घोस्ट्स मीट अस इन द फॉरेस्ट, ठीक है, विल बी एबल टू गेट रिड ऑफ देम इजीली विदाउट दैट मैजिकल वैंड। विदाउट दैट मैजिकल वैंड कहते हैं जादू की छड़ी को, वैंड छड़ी को कहते हैं, मैजिकल जादू को होता है। अच्छा, अब इसमें देखो, इसमें कंडीशन है ना कि यहाँ तो जब हम फॉरेस्ट में जाएंगे तो हमें एक नंबर ऑफ गोस्ट मतलब होता है कि एक बड़ी तादाद में भूत भी मिलते हैं। सपोज करो, हमने जब कंसेप्ट पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि एक ही सेंटेंस में सपोजिंग और इफ़ दोनों एक साथ नहीं आएंगे। ऐसा ही है, यहाँ पे सपोजिंग भी आया हुआ है, इफ़ भी आया हुआ है, आ गया है। अब ये वाली स्टेटमेंट जो है ना, ये किसी कंडीशन को डिफाइन कर रही है। कंडीशन ही है ना कि अगर हमें नंबर ऑफ़ गोस्ट मिलते हैं तो फिर हम क्या होंगे कि हम किसी भी जादू की छड़ी के बगैर उनसे छुटकारा पा सकेंगे, सिंपल लफ्ज़ों में। तो अगर आपको घोस्ट मिलते हैं तो इसमें इफ़ भी वही सेंस दे रहा है जो सपोजिंग दे रहा है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक हटा दो। मैं इफ़ हटाऊँगा तो भी ठीक है और सपोजिंग हटाऊँगा तो भी ठीक है, यानी इफ़ अ नंबर ऑफ गोस्ट या सपोजिंग अ नंबर ऑफ गोस्ट, लेकिन दोनों एक साथ नहीं आएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, सपोजिंग इफ़ यू बिकम अ कमीशन ऑफिसर इन आर्मी इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स या नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, व्हाट विल यू डू नेक्स्ट। वो कहता है कि फ़र्ज़ करो कि तुम आने वाले चंद हफ्तों में या चंद माह में आर्मी में एक कमीशन ऑफिसर बन जाते हो, तो फिर तुम क्या करोगे। अब ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने इसके नोट्स बनाते रहना है। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, मैंने कहा था हलवा है, ये हलवा हज़म भी होगा और आप लोगों को समझ भी आएगा। तो सपोजिंग या इफ़, एक तो पहला कंसेप्ट ये था कि ये एक ही फिक्रे में यानी एक ही सेंटेंस में दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे, राइट। सेकेंडली, अगर दोनों आए हैं तो इसका मतलब है कि किसी एक को हटाना है। मैं इधर से हटा देता हूँ सपोजिंग को और आगे भी बात करता हूँ इफ़ यू बिकम अ कमीशन ऑफिसर इन आर्मी इन नेक्स्ट फ्यू। ये दरअसल ना मैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें बता रहा हूँ। मैं एक चीज़ आपको पहले बता दूँ, क्योंकि मोस्टली हो सकता है मेरी वीडियो देख के कुछ कहे कि यार ये मतलब कोई कंसेप्चुअल चीज़, ये कंसेप्चुअल चीज़ ही है, ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में जो है बताई जा रही है कि अगर आपके सामने कोई ऐसी स्टेटमेंट आए या आप लोग मिसाल के तौर पे पढ़ा भी रहे हो, लाजमी नहीं है एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, आप लोग पढ़ा भी रहे हो, आप लोगों के सामने कोई ऐसा बुक में कॉन्सेप्ट आता है जो आपने डिफ़ाइन करना है स्टूडेंट्स को, बच्चों को, तो आपको एटलीस्ट ये चीज़ पता होगी
कि ये ऐसे है तो इसमें ऐसे है ना हमने करना है, ये ऐसे है तो इसमें ये अगर आ गया तो गलत है, ऐसे है तो ऐसे ठीक करना है। ठीक है, तो इसमें से भी सपोजिंग हटा दो या इफ़ हटा दो, एक ही बात है। मैं सपोजिंग हटा देता तो इफ़ यू बिकम, तो बाकी सारी बात वही आ जाएगी। अब नेक्स्ट टाइप पे आओ। नेक्स्ट टाइप है लेस्ट और शुड। ठीक है, जो लेस्ट होता है ना, इसके साथ हम जो कंजंक्शन यूज़ करते हैं वो शुड की करते हैं। लेस्ट जो होता है ना, लेस्ट, इसके साथ जो हम कंजंक्शन यूज़ करते हैं वो कौन सी करते हैं, शुड की करते हैं। ये हमेशा नेगेटिव टोन में आती है। ये नेगेटिव टोन क्या होती है कि ऐसा ना हो जाए कि, ताकि, ना। ठीक है, इस तरह के अक्सर फ़िक्रात हम बोलते हैं। तो ये किस में आती है, ये हमारी आती है नेगेटिव सेंस में। ठीक है, यानी इसका टोन जो है ना वो नेगेटिव होता है, जिसका मतलब होता है कि ऐसा ना हो जाए कि। तो एक चीज़ और भी है, इसके साथ भी कभी भी, जैसे देखे मैंने लिखा भी हुआ है, वी कैन नॉट यूज़ क्या, नॉट। जैसे हमने पढ़ा है ना पीछे कि अगर ऑल दो या दो आए तो उधर हमने कैसे पहचान करनी है कि अगर कॉमा भी लगा हुआ है तो फिर हमने येट नहीं लगाना, एक ही फिक्रे में कॉमा और येट भी नहीं आएंगे। अगली टाइप हमने पढ़ी जो सपोजिंग और इफ़ वाली है कि दोनों एक ही फिक्रे में, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, कोई एक लगाएंगे हम। तो इसी तरह ही लेस्ट और शुड में भी जो है ना वो हम नेगेटिव, ये क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव टोन होती है, तो इसमें भी कहीं पे भी जो है ना वो नॉट जो है ना वो नहीं लगाएंगे। राइट, आई होप सो यहाँ तक मेरी बात क्लियर होगी होगी। ठीक है, जैसे ये वाली देखें, वर्क हार्ड लेस्ट यू वुड नॉट फेल, ऐसे ही है। तो इधर में, इधर देखें हमने पढ़ा है कि यहाँ पे लेस्ट आएगा, वहाँ पे शुड आएगा, वहाँ पे वुड नहीं आएगा, वहाँ पे कोई और वर्ड नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, शुड आएगा। तो इसमें ऐसे क्या आएगा, इसमें वर्क हार्ड लेस्ट यू वुड हट जाएगा, शुड आ जाएगा। लेस्ट यू शुड नॉट फेल, यानी सख्त मेहनत करो, लेट्स यू शुड नॉट फेल, ऐसा ना हो जाए कि तुम फेल हो जाओ, ऐसा ही है। तो लेस्ट यू शुड, तो इसमें से अब हमने कौन कौन सा हटाना है, मैंने अभी आपको ये बताया है कि लेस्ट और शुड जो है वो अगर आ जाए तो उसमें से हम किस को हटाएंगे। तो हमने ये चीज़ पढ़ी है कि यहाँ पे लेस्ट और शुड का इस्तेमाल हो, वहाँ पे नॉट नहीं आता, तो यह सही फिक्रा है वो होगा वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, क्योंकि यो शुड जो है ना, क्योंकि पीछे हमने लेस्ट लगा दिया है, तो लेस्ट के साथ जब शुड आ जाएगा तो इसका मतलब वो ऑलरेडी नेगेटिव की बात कर रहा है, यानी काम सख्त करो या मेहनत करो, या ज़्यादा मेहनत करो या सख्त मेहनत करो। लेस्ट यू शुड नॉट शुड फेल, एक ना लफ्ज़ होता है उर्दू में भी, मबादा, मीम बे अलफ दाल अलफ, मैंने इधर लिखा नहीं है वो, मबादा कि तुम फेल हो जाओ, ऐसा भी होता है ना, तो वो ऑलरेडी ही एक नेगेटिव बात कर रहा होता है। यानी मबादा का मतलब भी होता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो लेस्ट के साथ जब शुड आ जाएगा तो वो शुड जो है वो ऑलरेडी ही नेगेटिव टोन में बात करेगा, तो उधर भी नॉट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नॉट भी हटेगा, वुड भी हटेगा, वुड की जगह पे शुड आ जाएगा, आगे वही आ जाएगा वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। यहाँ तक बात क्लियर है, आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगी। इसी तरह नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है रन फास्ट लेस्ट यू मे नॉट मिस द ट्रेन। अब हमने इधर मे पढ़ा है, हमने सीखा था कि यहाँ पे लेस्ट आएगा, वहाँ पे शुड आएगा, तो शुड जो है वो अपने साथ नॉट को भी उड़ाएगा, ऐसा ही पढ़ा था ना, क्योंकि यहाँ पे शुड आ जाएगा, वहाँ पे वो ऑलरेडी नेगेटिव बात कर रहा होगा। तो रन फास्ट लेस्ट यू मे कन्वर्ट हो जाएगा शुड में, नॉट उड़ जाएगा इधर से। ठीक है, नॉट उड़ जाएगा तो ये हो जाएगा लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, यानी तेज़ भागो कहीं तुम, यानी कहीं ऐसा ना हो जाए, या ताकि तुम ट्रेन मिस ना कर दो। देखो दो चीज़ें थी ना, यानी ऐसा ना हो जाए कि, ऐसा ही है, यानी मेहनत करो, ऐसा ना हो जाए कि तुम फेल हो जाओ, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। दूसरा ताकि ना, रन फास्ट तेज़ भागो, लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, ताकि तुम, देखो लेस्ट यू ताकि तुम, शुड ने की बात ना की, मिस छूट जाने की, यानी ताकि तुम ट्रेन ना छूट दो या तुम्हारी ट्रेन ना छूट जाए, ताकि तुम्हारी ट्रेन ना छूट जाए। राइट,
चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे दो तीन और भी लिखी हैं मैंने। पहली है, अ फादर सेड टू हिज चिल्ड्रन वॉक स्लोली लेस्ट यू मे फॉल डाउन और हर्ट योर सेल्फ। यानी बाप ने अपने बच्चों से, चिल्ड्रन जो ना एक चीज़ याद रखिएगा, आप लोग ऐसे नहीं कहोगे कि बाप ने अपने बच्चे से कहा। चिल्ड्रन एक बच्चे के लिए चाइल्ड होता है, CHILD तक, लेकिन अगर आप कहीं पे चिल्ड्रन लिखा देखो ना तो उसके मतलब होगा दो या दो से ज़्यादा बच्चे। ठीक है, मैं इंशाल्लाह ना ये ग्रामर के साथ आपको डेली रोज़मर्रा के सेंटेंसेस के साथ ऐसी और भी कई चीज़ें सिखाऊंगा जो हम रोज़मर्रा की लैंग्वेज में गलत बोलते हैं, मतलब हमें पता ही नहीं है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको कैसे हमने प्रोनाउंस करना है। तो चिल्ड्रन हमेशा दो बच्चों या दो से ज़्यादा में आएगा, राइट। चिल्ड्रन प्लूरल में आ जाएगा। प्लूरल आपको पता दो से शुरू होता है, दो से आगे जितने भी नंबर हो सकते हैं, तीन है चार है, वो चिल्ड्रन में आएगा। अगर एक बच्चा है तो आप उसको चाइल्ड कहेंगे, चिल्ड्रन नहीं कहेंगे फिर आप उसको, ठीक है। इसी तरह एक बच्चे के लिए आप किड भी यूज़ करते हो, KID, लेकिन ज़्यादा बच्चों के लिए फिर आप उसके साथ किड्स लगाते हो, माई किड्स आर गोइंग टू स्कूल, माई किड्स, इस तरह से करके। लेकिन अगर आपने चिल्ड्रन करना है तो फिर चिल्ड्रन का ख्याल रखना है आपने कि ये हमेशा प्लूरल के लिए होता है। प्लूरल हमेशा दो से शुरू होता है, दो तीन चार जितने भी हैं वो चिल्ड्रन में आएंगे, अगर एक बच्चा है वो चाइल्ड में आएगा। ऐसे ही है। अब इसमें मुझे बताओ, इसमें ना मुझे आप बताओ अब क्या इसमें गलती होगी जो मैंने इधर की हुई है जिसको हमने ठीक करना है। तो जिन्होंने तो पीछे वाला कंसेप्ट ठीक से पढ़ लिया है कि लेस्ट के साथ शुड आना है, और कहीं पे भी एक फिक्रे में आपने नो नहीं लगाना, यहाँ पे लेस्ट शुड आया हुआ है, वहाँ पे नो नहीं आएगा, नॉट नहीं आएगा। तो अब यहाँ तक तो बात क्लियर है। फादर सेड टू हिज चिल्ड्रन, कोई भी आप हो सकता है, मदर ने बच्चे से कहा, किसी ने किसी से कहा। वॉक स्लोली यानी आहिस्ता चलो, लेस्ट ताकि तुम, अब मे लेस्ट के साथ मे तो नहीं आएगा, ऐसे ही है। अब यहाँ से मे हटेगा, यहाँ पे आ जाएगा शुड, लेस्ट यू शुड फॉल डाउन और हर्ट योर सेल्फ। यानी ऐसा ना हो जाए कि तुम गिर जाओ या तुम्हें चोट लग जाए, या तुम अपने आप को चोट पहुंचा लो या चोट लग जाए। हर्ट योर सेल्फ, चोट लग जाना, तुम्हें चोट लग जाना, ठीक है। तो आई होप सो ये भी क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ और भी है, नेक्स्ट है मेक हेस्ट। हेस्ट कहते हैं जल्दी को, ठीक है। वो आपने सुना होगा जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, हेस्ट मेक्स वेस्ट, पढ़ा होगा आपने, एक स्टोरी भी होती थी। तो मेक हेस्ट लेस्ट यू शुड नॉट मिस द ट्रेन। अब इधर गलती बताओ कौन सी है। इधर गलती ये है कि यहाँ पे लेस्ट है, वहाँ पे शुड भी है। अब हमने एक चीज़ और भी पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, मैंने आपको कहा था यहाँ पे लेस्ट है, वहाँ पे शुड आएगा, लेकिन उस फिक्रे में शुड ऑलरेडी नॉट की सेंस दे रहा होगा, तो हम नॉट उसमें कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। इस वाले में से नॉट उड़ जाएगा, बाकी फिक्रा वही रह जाएगा। मेक हेस्ट यानी जल्दी करो, लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, कहीं तुम, यानी ऐसा ना हो जाए, या कहीं तुम ट्रेन ना मिस कर दो, या कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारी ट्रेन छूट जाए, राइट। ऐसा ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यू शुड नॉट बी सो क्विक इन गिविंग एडवाइस लेस्ट यू विल बी परसीव्ड एज इंटरफेयरिंग इन अदर्स अफेयर्स। अच्छा, अब ये चीज़ नहीं है कि आपने ये देखना है कि यहाँ पे शुड आया हुआ है, यहाँ पे नॉट भी आया हुआ है। आपने बात समझनी जो शुरू करनी है वो लेस्ट से करनी है, कि यहाँ पे लेस्ट आया होगा, उसके आगे फिर जो है ना वो बात है शुड में आएगी। अब यहाँ पे तो कहीं पे भी शुड नहीं है, ठीक है, इधर वेल लिखा हुआ है, ऐसे ही लिखा हुआ है ना, वेल ही लिखा हुआ है। तो अब लेस्ट के बाद यू है, यू सब्जेक्ट है, तो वेल जो है वो हटेगा और यहाँ पे आ जाएगा शुड। लेस्ट यू शुड बी परसीव्ड एज इंटरफेयरिंग इन अदर्स अफेयर्स। यहाँ तक क्लियर है। वेल को हटा के हमने शुड लगा देना, तो यहाँ पे जो बात है वो उसी की हो जाएगी। यानी ऐसा ना हो जाए कि यहाँ, ताकि तुम्हें दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी करने वाला जो ना वो ना समझा जाए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट टाइप देखो, नेक्स्ट टाइप जो ना वो है डाउट और डाउटफुल पे। एक है डाउट हो या डाउटफुल हो, उसमें आपने इफ़ या वेदर लगाना है अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ। अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें कोई भी
नॉट वाली बात नहीं होती, कोई भी सवालिया अंदाज वाली बात जो ना वो नहीं होती, यानी जिसमें ना तो कोई इंटेरोगेटिव क्वेश्चन हो कोई, और ना ही उसमें कोई जो है वो नेगेटिव बात हो। नेगेटिव का मतलब है कोई नॉट वाली बात ना हो, वो होते हैं अफर्मेटिव। दूसरा, अगर डाउट या डाउटफुल के साथ कंजंक्शन लगी है दैट की, तो दैट की कंजंक्शन तभी लगेगी अगर अगला फ़िक्रा जो है वो, या वो वाला फ़िक्रा जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव में हो या नेगेटिव में हो, राइट। यानी डाउट या डाउटफुल के साथ अगर तो वो फ़िक्रा वो सेंटेंस अफर्मेटिव में है, यानी पॉजिटिव सेंटेंस है जिसको हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, तो उसके साथ फिर कंजंक्शन लगेगी इफ़ की या वेदर की। इसमें एक और भी कंसेप्ट है कि कहाँ पे इफ़ लगाना है, कहाँ पे अकेला वेदर वेदर जो है ना वो लगाना है, वो आगे एग्जांपल्स में आपको समझ आ जाएगी। तो डाउट या डाउटफुल है, लेकिन फ़िक्र अगर इंटेरोगेटिव में है या नेगेटिव में है तो उसमें फिर कंजंक्शन उसकी दैट लगेगी। कंजंक्शन क्या होती है, मुझे नहीं लगता कि वो मुझे दोबारा से बताने की ज़रूरत है। तो वो आपको पता ही है कि वो लिंकर्स भी कहते हैं उसको, जॉइनर्स भी कहते हैं, ठीक है। कॉन और जंक्शन दोनों मैंने आपको बता दिए हुए थे। अच्छा जी, तो अब एग्ज़ाम्पल के साथ इसको समझते हैं, वो फिर ही समझ आएगी, ठीक है। एग्ज़ाम्पल है, जैसे ये पहली एग्ज़ाम्पल है, आई डाउट इफ़ या वेदर एमन विल मैरी मी। कोई भी आप नाम लिखा, मैंने एग्ज़ाम्पल जो देखी थी वो यही थी, आई डाउट इफ़ या वेदर एमन विल मैरी मी। अब हमने ये चीज़ पढ़ी है कि डाउट या डाउटफुल के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी उसमें कोई भी नेगेटिव वाली बात नहीं है, कोई सवालिया अंदाज वाली बात नहीं है, तो फिर हमने कंजंक्शन यूज़ करनी है इफ़ या वेदर की, ऐसे ही पढ़ा था। और अगर बात इंटेरोगेटिव की है या नेगेटिव है तो उसमें फिर हमने कंजंक्शन यूज़ करनी है दैट की, राइट। अब मुझे बताओ क्या ये ठीक है, आई डाउट। अब देखो इसमें ना तो कोई सवालिया अंदाज वाली बात है, वो सिंपल सी बात कर रहा है, ठीक है, कि आई डाउट, कि मुझे जो है ना वो डाउट है। इफ़ या वेदर एमन विल में, आई डो नॉट डाउट या आई डोंट डाउट दैट एमन विल मैरी मी। वो कहता है कि अब मुझे कोई शक ही नहीं है। अब इसमें मुझे बताओ कि दोनों के साथ जो कंजंक्शंस लगी हुई हैं वो ठीक है, यानी हमने पढ़ा था दैट इंटेरोगेटिव या नेगेटिव के साथ, और इफ़ या वेदर अफर्मेटिव के साथ। तो ये देखें, डू नॉट, नॉट की बात आ गई, ठीक है, यानी उसे कोई डाउट ही नहीं है। वो कहता है कि मुझे कोई डाउट नहीं है, पहले में वो डाउटफुल है। डाउटफुल है तो इट्स मीन कि वो कुछ अंदाज ऐसा ही है ना जिसमें वो कुछ सवालिया वाली बात है कि आया कि पता नहीं वो करेगी या नहीं करेगी, ऐसा ही है। तो अब इसको आपने ठीक करना, मुझे बताना है कि ये इफ़ और वेदर ठीक लगा है, और इस वाले में मैं आपको बता देता हूँ कि ये ठीक लगा, आई डो नॉट डाउट, यानी वो कहता है कि मुझे डाउट ही नहीं है कि एमन जो है ना मुझसे शादी करेगी, राइट। यानी मैं आपको एक छोटी सी एक और भी बताता हूँ आगे एग्जांपल के साथ। जैसे ये एग्जांपल देखें, देयर डायरेक्टर्स डाउट दैट द न्यू इक्विपमेंट इज़ रियली नेसेसरी। यानी कोई कंपनी है, उनके जो डायरेक्टर्स हैं उनका डाउट है यानी उनका एक शक है, या उनको डाउट लगता है कि जो न्यू इक्विपमेंट उन्होंने मंगवाया है वो रियली नेसेसरी है। अब देखो इक्विपमेंट तो उन्होंने मंगवा लिया है, ऐसा ही है, इज़ रियली नेसेसरी। अब यहाँ तो वो टेंडर भर रहे हैं, यानी उसकी ऑक्शन कर उन्होंने वो कंपनी से जो ना वो रब्ता किया है, लेकिन डायरेक्टर्स अभी भी डाउटफुल हैं। डाउट है या डाउटफुल हैं वो एक ही बात है, जो न्यू इक्विपमेंट है वो रियली नेसेसरी है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिसमें इंसान श्योर हो कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ या करूँगा या वो करेगा, और उसमें कोई डाउट ना हो, ये बात जो ना वो ज़हन नशीन कर लीजिएगा, मैंने बार बार रिपीट नहीं करनी क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है। मैंने कहा जिसमें, एक तो पीछे वाली एग्जांपल भी आपने देखी वो एमन वाली, अब इसके साथ उस एक नई आई तो मैंने इसलिए आपको समझा रहा हूँ। मैंने कहा जिसमें इंसान, यानी कि आपने कोई स्टेटमेंट देखी, आपने कोई बयान देखा, सेंटेंस देखा, अब आपने उसको पहले श्योर करना है। श्योर क्या करना है कि जिसमें इंसान श्योर हो, आपने देखना है कि जिसमें इंसान श्योर हो कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ या ऐसा होगा या मैं ऐसा करूँगा, और उसमें कोई डाउट ना हो, तब डाउटफुल के साथ या डाउट के साथ दैट, और जिसमें अश्योरिटी ही नहीं हो वहाँ पे इफ़ लगेगा। जहाँ पे अश्योरिटी ना हो वहाँ पे
इफ़ लगेगा। यहाँ पे श्योरिटी हो कि हाँ ऐसा होगा या मैं ऐसा करूँगा, वहाँ पे फिर जो है ना वो क्या लगेगा, दैट लगेगा। और यहाँ पे श्योरिटी ना हो, यहाँ पे इंसान पूरी तरह से उसको वो एश्योर ही नहीं है कि हाँ ऐसा होगा। तो आई होप सो अब ये वाली जो बात मैंने आपको बताई वो पीछे इमन वाला जो दो सेंटेंसेस थे वो आपको क्लियर हो गए होंगे कि उसमें कौन सा राइट है और कौन सा जो है ना वो ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हिज फादर। अब इसमें देखें कि ये ठीक है, पहले ये वाला देख लें। ठीक है, देयर डायरेक्टर्स डाउट दैट द न्यू इक्विपमेंट इज़ रियली नेसेसरी। अब इसमें देखो, मुझे बताओ, जो मैंने अभी आपको एक स्टेटमेंट दी है, आपको बताया है, जिसमें इंसान श्योर हो कि ऐसा करूँगा या हो सकता है वो, और जिसमें ना हो वो, वहाँ पे क्या लगना है। तो अब इसमें देखो, इसमें डाउट है, डाउट है तो फिर क्या लगेगा, डाउट है तो यहाँ पे फिर दैट हटेगा। ठीक है, ये वाला जो दैट है ये दैट हटेगा और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इफ़ आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वो भी डाउटफुल हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल श्योर हो गए हैं, उनको डाउट है, तो वो डाउटफुल होने की वजह से इधर जो ना वो हम इफ़ लगाएंगे। राइट, समझ आ गई बात। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट वाला जो है ना वो आप देखते हैं। अब ये वाला देखो, हिज फादर वाज डाउटफुल दैट वन ऑफ हिज कलीग्स वाज इन्वॉल्व इन दिस शेमफुल एम्बेजलमेंट। ठीक है, इन दिस शेमफुल एम्बेजलमेंट यानी उसके बाप को यकीन था, सॉरी डाउटफुल है उसका बाप, कि उसके ही कोलीग्स में से कोई एक जो है ना वो इस तरह के घपले में, शर्मनाक घपले में जो है ना वो मुलव्वस है। अब मुझे बताओ कि ये वाला जो सेंटेंस है, ये वाला जो सेंटेंस है हमने पढ़ा इस फादर से लेके एम्बेजलमेंट तक, मुझे बताओ कि ये पॉजिटिव है यानी अफर्मेटिव है या नेगेटिव है। तो भाई ये वाला जो सेंटेंस है, हिज फादर वाज डाउटफुल दैट वन ऑफ हिज कोलीग्स, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इधर दैट ही लगेगा। ठीक है, दैट वन ऑफ हिज कोलीग्स वाज इन्वॉल्व, और इसमें दैट लगेगा या हटेगा, अब आपने ये मुझे बताना है। हमने पढ़ा था कि यहाँ पे इंसान श्योर ना हो वहाँ पे क्या लगना है, और यहाँ पे श्योर हो वहाँ पे क्या लगना है। मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। तो ये वाला सेंटेंस जो है ये क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में हमने पढ़ा था कि ये दैट नहीं लगता, दैट क्या होगा, दैट हटेगा, दैट की जगह पे आ जाएगा इफ़ या वेदर। इफ़ ही लगा लें, हिज फादर वाज डाउटफुल इफ़ वन ऑफ हिज कलीग्स वाज, या वेदर वन ऑफ हिज कलीग वाज। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और भी बता दूँ, बहुत से लोग सोचेंगे कि ये इफ़ और वेदर, इफ़ का मतलब तो अगर होता है, तो अगर भी होता है आया के भी होता है, वेदर आया के, यानी उसका बाप डाउटफुल था इफ़ यानी आया के, या वेदर या आया के, वन ऑफ हिज कोलीग्स वाज इन्वॉल्व, आया के उसका कोई मतलब कोलीग जो है वो इस घपले में, इस तरह के ब्लंडर में जो है ना वो मुलव्वस है। आई होप सो आप समझ गए होंगे। अब ये जो नेक्स्ट एग्जांपल आ रही है ना आपके सामने, इकोनॉमिस्ट डाउट इफ़ इंटरेस्ट रेट्स विल फॉल इन द नियर फ्यूचर और नॉट। अब मैं आपको एक चीज़ बताने लगा हूँ, यहाँ पे गौर से समझ लेनी है, मैंने बार बार रिपीट जो है ना वो आपको पता नहीं करनी होती। हाँ, कोई कंसेप्ट ऐसा हो तो फिर मैं उसको रिपीट कर देता हूँ, लेकिन ये चीज़ जो है ना मैं उसको मोस्टली रिपीट जो है ना वो नहीं करूँगा, तो आप लोगों ने इसको समझ लेना है। अब ये वाला जो है ना, इसमें बताओ, इकोनॉमिस्ट डाउट इफ़ इंटरेस्ट रेट्स विल फॉल इन द नियर फ्यूचर और नॉट। अब आप कहोगे कि ये तो फिक्रा जो है वो अफर्मेटिव है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे जो कंसेप्ट समझाने लगा हूँ ना, इसको समझना पहले ठीक से। ठीक है, अब इसमें मेरी बात समझो, इसमें डाउट आया हुआ है और ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इफ़ आना चाहिए, जो कि आया भी हुआ है। ये देखो इफ़ आया हुआ है, मैंने कहा कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है यानी अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव है तो इसमें इफ़ या वेदर आना चाहिए, तो इसमें इफ़ आया हुआ है, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन मैं यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पर इफ़ नहीं वेदर आएगा, यहाँ पे इफ़ नहीं वेदर आएगा। अब जो चीज़ समझानी है वो गौर से सुननी है, स्किप ना कीजिएगा वीडियो। मैं ऑलरेडी कहता होता हूँ स्किप कभी भी ना कीजिएगा। बाज़ का कोई कंसेप्ट वाली चीज़ लाजमी नहीं होती कि स्टार्ट में हो या एंड में हो। हम जो कंसेप्ट पढ़ रहे होते हैं उसी के अंदर भी कोई चीज़ें ऐसी आती हैं जो बताने वाली होती हैं, जो मैंने बताई होती हैं, और एग्जांपल्स के साथ मैं बताता हूँ, मैं जस्ट थ्योरी नहीं पढ़ा रहा होता। तो इसलिए अगर आप स्किप करोगे तो वीडियो में वो चीज़ छूट जाएगी, आपको कॉन्सेप्ट छूट जाएगा। ठीक है,
मैंने कहा इकोनॉमिस्ट की जो बात हो रही है उसमें ये वाला सेंटेंस पूरा इकोनॉमिस्ट से लेकर नॉट तक ये पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव है तो हमने पढ़ा था कि उधर इफ़ या वेदर आएगा, इधर इफ़ आया हुआ है, लेकिन मैं कहता हूँ कि इधर इफ़ नहीं आना था, इधर वेदर आना था। इफ़ इधर नहीं आना था, इधर वेदर आना था। अब जो वेदर आने की वजह है वो जब आप सोचोगे तो आप कहोगे कि आपने तो हमें बताया था कि इफ़ लगा दो या वेदर लगा दो, एक ही बात है, ऐसे ही कहोगे ना आप। तो मैंने ये भी बताया था कि अगर डाउट वगैरह आएगा तो इफ़ और वेदर आएगा। जैसे कि मैंने आपको एक जुमला भी बताया हुआ था, आई थिंक मैंने इधर किया भी है, ये देखो, आई डाउट इफ़ या वेदर, ठीक है, पाकिस्तान विल विन द मैच। अब यहाँ पे विन द मैच तक अगर आप पहले पहले ना इस विन द मैच तक समझ लो, विन द मैच तक समझ लो, ये वाला फिक्रा समझ गए ना तो ऊपर वाला आप खुद ही समझ जाओगे। यानी अकेले मैच तक अभी और नोट उसमें शामिल नहीं करो, अकेले मैच तक बात करो। तो जो हमारा वेदर होता है ना, ठीक है, वो डबल सिचुएशन के साथ होता है। डबल सिचुएशन क्या है, ये देखो, नियर फ्यूचर, उसके बाद डबल कंडीशन आगे, सॉरी सिचुएशन आ गई है, और नॉट। या तो इंटरेस्ट रेट आगे फ्यूचर में डाउन कर जाएगा या नहीं करेगा, डबल सिचुएशन है ना। अगर तो फॉल तक बात होती, वेल फॉल इन द नियर फ्यूचर, फिर इधर इफ़ आना बनता भी था, इफ़ आ गया ठीक था। अब इसी तरह ही अगर पाकिस्तान विल विन द मैच तक बात होगी तो इधर इफ़ या वेदर कोई भी जो है ना वो आ सकेगा। लेकिन अगर बात जैसे इसमें और नॉट की आ गई, इसमें भी और नॉट तक की आगे बात आ गई, जिसको हम डबल सिचुएशन कहते हैं। डबल सिचुएशन ही है ना कि यानी पाकिस्तान या तो जीतेगा या नहीं जीतेगा। तो नहीं जीतेगा या जीतेगा, दो दो अलग अलग कंडीशंस हैं। इफ़ आपको पता है येस और नो कभी भी बराबर नहीं होते, दो कंट्रास्ट सिचुएशन होती है। तो इसी तरह आप समझ लो कि अगर कंट्रास्ट वाली बात आ जाए, कंट्रास्ट सिचुएशन वाली बात आ जाए, जिसको हम डबल सिचुएशन भी कहते हैं कि हाँ या ना वाली, उधर फिर हम हमेशा अकेला वेदर ही लगाएंगे, उसमें इफ़ नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगर तो सेंटेंस पॉजिटिव है लेकिन उसमें बात डबल कंडीशन वाली है, जैसे इसमें है या इसमें है, फिर आप उसमें कंजंक्शन इफ़ की यूज़ नहीं करोगे, वेदर की करोगे। आई होप से मैंने आसान लफ्ज़ों में आपको ये वाला समझा दिया होगा कि यानी अगर ये मैच तक बात होती फिर इफ़ लगा दो, वेदर लगा दो, कोई मसला नहीं था। इसी तरह ये वाली भी जो है, इकोनॉमिस्ट डाउट इफ़ इंटरेस्ट रेट्स विल फॉल इन द नियर फ्यूचर, यहाँ पे फ्यूचर तक की अगर बात करो तो उसमें अगर आप इधर इफ़ लगा दो, वेदर लगा दो, एक ही बात थी। जैसे ये वाला देखो ना, इधर भी दैट हट के इफ़ लगा है, ऐसा ही है। तो ये एक ही बात है, इसमें और की कोई भी जो है ना वो बात नहीं हुई, यानी डबल कंडीशन बात नहीं हुई, एक ही थी। डायरेक्टर वाली ऊपर देख लो, उसमें भी एक ही बात है। तो यहाँ पर फ्यूचर तक की अगर बात होगी, इफ़ आ जाए वेदर आ जाए, दोनों आ सकते हैं, कोई भी एक। अकेले मैच तक बात हो तो भी अकेला इफ़ या वेदर आ सकता है। लेकिन अगर और की बात आ जाएगी, डबल कंडीशन में चली जाएगी, फिर इफ़ नहीं आएगा, फिर वेदर आएगा। ठीक है, मैं आपको एक और भी एग्जांपल देता हूँ, ये देखें। ये नेक्स्ट है, कैन यू एनी लॉन्गर बी डाउटफुल इफ़ यू आर मिस्टेकन। कैन यू एनी लॉन्गर बी डाउटफुल इफ़ यू आर मिस्टेकन। अब इसमें देखो और मुझे बताओ कि डाउट और डाउटफुल के साथ हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि उसमें इफ़ या वेदर कहाँ पे आएगा और दैट कहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे आई हुई है कंजंक्शन इफ़ की। इफ़ जो है ना ये कंजंक्शन है, ठीक है, कंजंक्शन इफ़ की आई हुई है। अब मुझे बताओ कि फ़िक्रा किस में है, ये वाला सेंटेंस किस में है, कैन यू एनी लॉन्गर से हमने पढ़ा था कि अगर नेगेटिव हो या सवालिया अंदाज वाली बात हो, यानी सवालिया फ़िक्रा हो, सवालिया अंदाज वाली बात जिसमें की गई, कुछ पूछा गया हो, ठीक है, सवालिया अंदाज में, तो वो सवालिया फ़िक्रे होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में इंटेरोगेटिव कहते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था कि अगर ऐसी बात हो तो उसमें इफ़ नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, दैट आएगा। तो इसमें अब हम क्या लगाएंगे, इसमें इफ़ हटाएंगे और इफ़ हटा के हम इसकी जगह पे दैट लगा देंगे। यहाँ तक क्लियर है? आई होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट टाइप पे आए। नेक्स्ट टाइप है आपकी बिकॉज और सिंस वाली। बिकॉज और उसके बाद है सिंस, फिर है एज। यहाँ पे ये वाली आएंगी ना, वहाँ पे कभी भी सो नहीं आएगा, देर फोर नहीं आएगा, दस नहीं आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, वहाँ पे आपको जल्दी समझ आ जाएगी। मैंने कहा बिकॉज ही केम लेट, देयर फोर ही फेल्ड।
बिकॉज क्योंकि ही केम लेट, वो लेट आया, देयर फोर इसलिए ही फेल्ड, जो कि गलत हो जाएगा। बिकॉज ही केम लेट ही फेल्ड, अब इधर से देयर फोर हटेगा। समझाना मैं क्या चाह रहा हूँ, जैसे हमने पीछे एक पढ़ा था, आई थिंक टाइप टू में जो पढ़ी थी चीज़, कि उसमें अगर शुड आ गया है, लेस्ट वाली जो बात हमने पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि यहाँ पे शुड आ जाएगा, वहाँ पे नॉट नहीं आएगा। इसी तरह यहाँ पे बिकॉज सिंस, ये कंजंक्शंस ही हैं, बिकॉज भी कंजंक्शन है, सिंस भी कंजंक्शन है, एज भी कंजंक्शन है। लेकिन यहाँ पे ये आई होंगी ना, वहाँ पे फिर आप सो, देयर फोर या दस, ये वाली जो है ना वो आप यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। तो इसी तरह पहला सेंटेंस है बिकॉज ही केम लेट देयर फोर ही फेयर, तो हमें पता है कि यहाँ पे बिकॉज से बात शुरू हुई होगी। अच्छा, बिकॉज की जगह पे सिंस ही होता है, सिंस ही केम लेट या एज ही केम लेट, तो एक ही बात होनी थी। सिंस भी बाज़ औक़ात फ़िक्रे के शुरू में आता है तो वो बात क्योंकि ऐसी सेंस देता है, बिकॉज ऐसी सेंस देता है, और बिकॉज को शॉर्ट फॉर्म में बात को तो आपने एज भी लिखा पढ़ा होगा, मतलब एज लिखा होता है, आपने पढ़ा होगा कि वो क्यों के वाली बात कर रहा होता है, बिकॉज की जगह पे आया होता है। तो इन तीनों का मतलब एक ही होगा। तो अगर बिकॉज ही केम लेट पढ़ें, सिंस ही केम लेट पढ़ें, उसके बाद आगे आप पढ़ लो सो ही फेल्ड, देयर फोर ही फेल्ड या थस ही फेल्ड, तो उसमें से वो वाली, ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये माइनस हो जाएंगी, ये वाली हट जाएंगी, ठीक है, ये वाली हट जाएंगी। अच्छा, एक नई चीज़ आगे देखते हैं, देखें, बिकॉज ही हैज़ बीन बेड रिडन फॉर मोर देन 1 मंथ देयर फॉर यू मस्ट नॉट फोर्स हिम टू वर्क हार्ड। वो कहता है अच्छा, इसमें भी मैं बिकॉज हटा देता हूँ, बिकॉज की जगह पे मैं कहता हूँ सिंस ही हैड बीन बेड रिडन फॉर मोर देन, बेड रिडन का मतलब होता है चारपाई पे पड़े रहना, यानी अक्सर बीमार हो गया कोई, तो वो बीमार की वजह से आपको पता है कि चारपाई पे, मतलब जिसको हम कहते हैं कि वो बेड के साथ लग गया है, ठीक है, बेड के साथ लग जाना उसको कहते हैं। कि वो कहता है कि 1 माह से वो बेड के साथ लगा रहा है या बिस्तर पर लेटा रहा है, या जारी बात है बीमारी की वजह से, तो इस वजह से यू मस्ट नॉट फोर्स हिम टू वर्क हार्ड, आपको नहीं चाहिए कि उसको ज़्यादा काम करने के लिए फ़ोर्स करो। फोर्स करने का मतलब मजबूर करना, ठीक है, ज़ोर ज़बरदस्ती करना, कि आप उसको ज़ोर ज़बरदस्ती ज़्यादा काम करने के लिए ना उकसाओ या ना कहो, इस सेट जो भी आप कह सकते हो। तो अगर बिकॉज की जगह पे सिंस आता फिर भी एक ही बात होनी थी, एज आता फिर भी एक ही बात होनी थी। तो अभी हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है कि यहाँ पे बिकॉज सिंस या एज से बात शुरू होगी, यानी बिकॉज सिंस या एज वाली कंजंक्शन जो है ना वो लगी होगी, वहाँ पर जो है वो हम सो, देयर फोर या दस जो है वो नहीं लगाएंगे, पढ़ा है हमने, ठीक है। तो इसी को ही आपने अपने जहन में रखना है। नेक्स्ट देखें, एज एवरी वन ऑलरेडी नोज ईच अदर देयर फोर देयर इज़ नो नीड फॉर इंट्रोडक्शंस, यानी कहता है कि क्योंकि ऑलरेडी सभी एक दूसरे को जानते हैं तो अब नई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें भी अब देखें एज से बात शुरू हुई है, एज एवरी वन ऑलरेडी नोज, एज यानी क्योंकि एवरी वन ऑलरेडी नोज ईच अदर, तो देयर फोर आ गया है, तो इसमें से भी क्या हटेगा, देयर फोर जो है ना वो हट जाएगा, और बात जो है वो आगे जाएगी कि एज एवरी वन ऑलरेडी नोज ईच अदर देयर इज़ नो नीड फॉर इंट्रोडक्शंस, ठीक है। एज की जगह पे सिंस लगा लो, सिंस एवरी वन ऑलरेडी नोज ईच अदर, बिकॉज एवरी वन ऑलरेडी नोज ईच अदर, कोई भी बात लगी है, हमें सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब हमें इस चीज़ का पता चल गया कि यहाँ पे कंजंक्शन शुरू हुई होगी बिकॉज की या सिंस की या एज की, और वहाँ पे अगर आगे सो, देयर फोर या दस लगा हो, ये भी कंजंक्शंस ही हैं, ये नहीं है कि ये कोई और चीज़ है, ये भी कंजंक्शंस ही हैं। लेकिन क्योंकि ये ऑलरेडी एक बात कन्वे कर रही हैं और इनका भी मतलब वही आ जाएगा, तो ये डबल क्रॉस हो जाएगी चीज़, ठीक है। तो इस वजह से एज लगा हो, सिंस लगा हो, बिकॉज लगा हो, तो आपने उधर देयर फोर लगा देख लिया है तो देयर फोर गलत है, हटा दें। सो लगा देख लिया है, गलत है, हटा दें। 10 लगा देख लिया है, गलत है, हटा दें, आपका फिगर ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप सो ये था पार्ट 1 अभी, क्योंकि ये कुछ अभी मज़ीद भी आगे टाइप्स आ रही हैं, तो वो अगर मैं करता तो ये वीडियो एक ही जो है ना वो, यहाँ तक मुझे लगता है कि ये शायद अभी 47 मिनट की हो गई है, तो ये कोई डेढ़ पौने 2 घंटे तक चली जानी थी। तो इसलिए आपकी आसानी के लिए कि आपको ज़रा देखने में और समझने में आसानी रहे, मैं इसको नेक्स्ट पार्ट 2 बनाऊंगा। वैसे सोचा तो मैंने एक ही था कि पार्ट 1 एक ही में करनी है, लेकिन इसकी टाइप्स कुछ आगे मज़ीद भी हैं, तो वो फिर बात
समझानी भी होती है, सारी बात है। अब ऐसा नहीं है कि टाइप आ गई तो उसको थ्योरी बेस्ड बता दो और समझाए बगैर आगे चले जाओ। तो आई होप सो ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो हमें सब्सक्राइब करें, जो न्यू लोग हैं वो सब्सक्राइब करें, जो सब्सक्राइबर्स हैं वो हमारा काम अच्छा लगा है तो शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।